दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल बैठक हुई और वर्चुअल इसलिए हुई, बैठक तो होनी थी ये जनवरी में, लेकिन चूंकि कोविड-19 कोरोना वायरस की क्राइसिस शुरू हुई तो इसका पोस्टपोनमेंट हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये पोस्टपोनमेंट भी सही हुआ और भारत के लिए ये एक अच्छी सिचुएशन है जिसमें आज हमको इसका आर्थिक लाभ भी मिलेगा और सबसे ज्यादा सामरिक लाभ मिलेगा। मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप हमेशा सामरिक पक्ष की बात करते हैं आर्थिक से पहले। तो एक बात बताना चाहूंगा मैं कि जब भी बड़े देश बैठते हैं, कोई भी बड़े देश हो, चाहे वह चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या रशिया हो, सामरिक पक्ष हमेशा रहता है। आप बात करें G7 की, जितनी भी कंट्रीज के ग्रुप्स हैं, ये सब आर्थिक की बात तो करते हैं लेकिन हमेशा उस आर्थिक के साथ सामरिक पक्ष चलता है। इसलिए मैं सामरिक पक्ष को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं और आर्थिक पक्ष भी तभी चल पाता है जब सामरिक दृष्टि से चीजें सही हो। तो आज आपने सुना कि मैं पहले थोड़ा बताऊं आपको कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बैठक से पहले कुछ समय पहले, एक आध दो दिन पहले, जो गार्जियन अखबार को, ऑस्ट्रेलिया के गार्जियन अखबार को अपनी प्रतिक्रिया दी थी इस बैठक के विषय में। मैं शब्दशः पढ़ूंगा फिर अपना एनालिसिस बताऊंगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मॉरिसन हैं वो कहते हैं, एज लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज एंड न्यूट्रल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वर टू बी नोटेड। लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज एंड नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों डेमोक्रेसी हैं और दोनों नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, स्वाभाविक सामरिक पार्टनर हैं। तो आप समझिए इसके बिटवीन द लाइंस क्या हुआ कि दो डेमोक्रेसीज और जो नेचुरल सामरिक पार्टनर हैं किसके खिलाफ होंगे? वे खिलाफ हैं जो डेमोक्रेसी नहीं है पास में, वो चाइना है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसके खिलाफ स्ट्रेटेजी होगी? यहां पर बिना नाम लिए ही बात होती है कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिना नाम लिए होती है। ट्रंप साहब कई बार नाम लेते हैं लेकिन यूजुअली कूटनीति में ऐसी बात खुल के नाम लेकर नहीं होती है। तो एज लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज एंड नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर इन फुल एग्रीमेंट that our strong bilateral relationship is key to an open, prosperous and inclusive Indo-Pacific। अब इसमें सब कुछ बात आ गई कि ओपन, प्रॉस्परस और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, इंडिया से लेकर पैसिफिक रीजन तक का जो समुद्री सीमाएं हैं वे सबके लिए खुली हो। इसमें इसकी जो खुलापन है इसमें बाधा कौन डालता है? साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा चाइना ने जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, वहां पर अधिकांश कंट्री के साथ उनकी समस्या है। जापान के साथ उनकी साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम चल रही है, मलेशिया की इसके साथ उनकी समस्या है, वियतनाम की एक बोट को उन्होंने कुछ दिन पहले गिरा दिया था, डुबो दिया था चाइनीज नेवी ने। तो ऐसी स्थिति में साउथ चाइना सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए ये सब बातें हो रही हैं। तो उन्होंने जो स्कॉट मॉरिसन जी ने जो कहा वो उसको आप वर्ड्स को समझिए, उनकी बातों को, कि वे चाहते हैं कि भारत के साथ सामरिक रिश्ते बने। और ये बात उन्होंने इस बैठक से पहले ही कह दी कि ऑस्ट्रेलिया की मंशा क्या है इस बैठक के लिए। अब बैठक में क्या बातें हुई आप उसको देखिए। बैठक में भी जो बातें बार बार स्कॉट मॉरिसन की तरफ से आती है उसमें उन्होंने एशिया पैसिफिक की बात की, उन्होंने स्ट्रेटेजी की बात की, ट्रेड और दूसरी चीजें तो बात करते ही करते हैं, एजुकेशन, ट्रेड हुआ और जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हुआ उन सब पे तो बात हुई। लेकिन बार बार जो उन्होंने रिपीट किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कंट्रीज आज के समय तैयार हैं एक साथ काम करने के लिए इस पूरे रीजन में। और मैं बार बार कहता हूं ये रीजन इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि यदि दोनों कंट्रीज साथ में काम करती हैं तो हमारे पास काम करने के लिए, स्ट्रेटेजिक फैलाव के लिए और व्यापार के लिए बहुत लंबा क्षेत्रफल है। अब चाइना के लिए समस्या कैसे है मैं थोड़ा नक्शों से आपको बताना चाहूंगा। आप ये देखिए, ये गूगल अर्थ से लिया हुआ है, ये है
हमारे भारत का आइलैंड अंडमान निकोबार का ये आइलैंड है, अंडमान निकोबार। अब आप इधर देखिए कि इधर आ गया मलेशिया, इधर आ गया इंडोनेशिया, ये है मलेशिया, ये इंडोनेशिया आ गया, और इसके बीच में ये पतली सी जो जगह है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आप नीचे जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड है कोकोज आइलैंड है और दूसरा है क्रिसमस आइलैंड। थोड़ा मैं जूम करता हूं, ये रही स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके एक तरफ है अंडमान निकोबार के हमारा द्वीप और दूसरी तरफ है कोको आइलैंड और क्रिसमस आइलैंड। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है। अब चीन को घेराव करना है यदि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी को, तो बड़ा आसान है कि यदि हम बेसिस बनाते हैं कि भारत की बेसिस कोको आइलैंड में हो जाए और ऑस्ट्रेलिया की बेसिस जो है ये अंडमान निकोबार में हो जाए, तो ये वाली जो पट्टी है जहां से 90% चीन का तेल जाता है, जो कि मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में निकलना पड़ता है, बाकी तो सब आइलैंड्स आ जाते हैं तो कोई जा नहीं सकता उधर से। तो इधर इतनी पतली सकड़ी जगह है जो अंडमान निकोबार से भी पास में है, और दोनों तरफ से यदि घेराबंदी कर ली जाए नेवल शिप्स के द्वारा, नेवल ब्लॉकेज कर दिया जाए, तो चीन तेल के बिना हो जाएगा, तेल ले नहीं पाएगा। जब तेल नहीं मिलता है किसी कंट्री को तो उसकी ना आर्मी लड़ सकती है, ना उसकी नेवी चल सकती है, ना एयरफोर्स चल सकती है, और ना उसका व्यापार चल सकता है। तो यह जो पार्टनरशिप है विन विन कंडीशन की है। और जहां तक विषय क्वाड का है, मैं हमेशा बार बार जिक्र करता हूं अपनी बात में क्वाड का। क्वाड बना पहले से था लेकिन अभी कुछ वर्षों में उसको रिवाइव किया, क्योंकि क्वाड जो है यह बेसिकली 4 देशों का संगठन है जो चारों स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड के साथ अभी तक समस्या आती थी कि हमारा एक पार्टनर जो था जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रभाव के कारण, क्योंकि चाइना से उसका बहुत कुछ व्यापार जुड़ा हुआ है, तो चाइना के प्रभाव के कारण वो अवॉइड करता था क्वाड में नेवल एक्सरसाइजेज और दूसरी एक्सरसाइज करने में, जिससे क्वाड कमजोर हो रहा था। लेकिन अभी ये हुआ कुछ समय पहले, पिछले 1-1.25 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रुचि दिखाना शुरू करी क्वाड में, और क्वाड में वो जापान के साथ भी एक्सरसाइजेज शुरू किया, नेवल एक्सरसाइजेज, आर्मी एक्सरसाइजेज, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज, और दूसरी तरफ भारत के साथ शुरू किया। तो क्वाड एक रूप लेता जा रहा है, और मैं तो ये बोलता हूं कि बहुत जल्दी ही क्वाड का एक्सपांशन होगा। और उसका एक्सपांशन यदि कोई शक्ति है तो वो चीन का जो दुष्प्रभाव है वही शक्ति है क्वाड के एक्सपांशन में, क्योंकि चीन से दक्षिण कोरिया भी परेशान है, चीन से जापान भी परेशान है, चीन से वियतनाम भी परेशान है। मुझे नहीं लगता कि वियतनाम, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वियतनाम कल से आएगा या नहीं आएगा कम्युनिस्ट प्रभाव के कारण, लेकिन मलेशिया भी परेशान है, इंडोनेशिया भी परेशान है। तो जिस प्रकार से यूरोप में नेटो है उस प्रकार का रूप आगे चलकर इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में डेफिनेटली कोई लेगा, तो वह क्वाड का समूह है। उसका एक्सटेंशन भी होगा, उसका एक्सपांशन भी होगा। अब आप उसको दूसरे दृष्टिकोण से मिलाकर देखें, वर्तमान का जो क्वाड है उसको डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 में अब वह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया को ज्वाइन करे। अब इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ऑलरेडी क्वाड में हैं, और साथ में वे चाहते हैं कि दक्षिण कोरिया को भी ज्वाइन किया जाए, G7 को G11 बना दिया जाए। आप सोचेंगे कि रशिया को क्यों? देखिए, रशिया को इसलिए ज्वाइन करवाना जरूरी है ताकि उसको चीन के खेमे से निकाल सके। हालांकि उस पर कनाडा को, दूसरी कंट्रीज को आपत्ति है, लेकिन वो आपत्ति डिप्लोमेटिक रूप में सॉल्व हो सकती है। तो अब आप ये देखिए कि रशिया को छोड़कर जितनों को भी बुला रहा है अमेरिका, G7 का अंग बनाना चाहता है, वे सब एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन के अंग हैं, चाहे भारत हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो। तो चीन की अच्छी तरह से ये घेराबंदी है साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी की वजह से ही चीन की अर्थव्यवस्था चलती है, और चीन की बौखलाहट दिख रही है। आप देखिए कभी ग्लोबल टाइम्स को, जो कि माउथ पीस है एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का, वहां पर वो क्या करते हैं कि सरकार का नहीं है, सिर्फ पार्टी का है, तो उनको जो सरकार को कहलवाना होता है वे छाप देते हैं ग्लोबल टाइम्स में। तो किस तरह से उसकी बौखलाहट दिख रही है, बार बार वो एक तरह से भारत को बोल रहा है, या भारत को आप कह सकते हैं
कि वह धमकी दे रहा है कि आप वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन न करें, क्योंकि वह समझ रहा है कि यदि भारत ज्वाइन करता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है और एशिया पैसिफिक साउथ चाइना सी में पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। आप मानकर चलिए, और ये बात सच है कि ये जो सदी है यह एशिया की सदी है, दो ही खेमे बचेंगे। मैं कहता हूं कि बार बार कि अमेरिका जो है, चाहे ट्रंप के अंडर हो या पहले ओबामा के अंडर, वह ग्लोबल स्टेज से बैकफुटिंग पे है। वह ग्लोबल स्टेज पर जो उसका पहले रोल हुआ करता था, अब वह रोल नहीं है। हमने देखा कि सीरिया में वह इन्वॉल्व नहीं हुए तो रशिया इन्वॉल्व हो गया, लीबिया में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ तो रशिया और टर्की इन्वॉल्व हो गए। कहीं ना कहीं और इवन नेटो में भी आप देखिए कि नेटो में भी उसका रोल जो है अमेरिका का वो कम होता जा रहा है। तो अब जो दो ध्रुव बचेंगे दुनिया में शक्ति के केंद्र, एक चीन बचेगा, चीन और उसके सहयोगी, दूसरा बचेगा भारत और उसके सहयोगी, जिसमें ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो, अगर आप मेरे वीडियो पे यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो आज से लगभग 5 या 6 महीने पहले मैंने एक बात कही थी, वो अब रूप लेती हुई दिख रही है हमको, कि भारत जो है वह सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कुछ समय में छोटे देशों को, जैसे छोटे और पैसे वाले देशों को, जैसे जापान हुआ, दक्षिण कोरिया हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका बार बार चाहता है कि वे और ज्यादा व्यय करें ताकि अमेरिका उनको सिक्योरिटी दे। तो ऐसी स्थिति में एक पड़ोस में जो ऑप्शन है, एक स्ट्रांग ऑप्शन जो चाइना से उनको बचा सकता है, उनको समस्या केवल चाइना से तो वो भारत ही होगा। और पूरे दो खेमे रहेंगे केवल शक्ति के केंद्र, एक चीन वाला और एक भारत वाला। तो हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि जो कंट्रीज हमारे खेमे में है वे हमारे साथ ट्रेड करेंगे, जो चीन के खेमे में है वो चीन के साथ ट्रेड करेंगे। बायपोलर वर्ल्ड में भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि आज का जो मोमो समिट था, मैं मोमो क्यों बोलता हूं उसको, मो मतलब MO मोदी और दूसरा MO मोरिसन। ये मोमोज जो होते हैं वो चीन की प्लेट में से निकालकर भारत की प्लेट पे डालने वाला काम है। इससे हमको लॉन्ग टर्म का फायदा मिलेगा। देखते रहिए, मैं भी देखता हूं और बताता हूं आपको हमेशा जो भी नए डेवलपमेंट होते हैं। एक चीज और, ऑस्ट्रेलिया को भारत की सच में बहुत जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि आप व्यापार में समझौता कर सकते हो, पैसे में समझौता कर सकते हो, लेकिन यदि कोई आपके घर को तोड़ने लगे तो उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। कुछ समय पहले ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में चीन ने यह लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया के विषय में कि ऐसी च्युइंगम है ऑस्ट्रेलिया जो चीन के जूते के तले पर चिपक गई है और इस च्युइंगम को रगड़ के निकालने की जरूरत है। उसके बाद आप देखिए कि अभी एक और बड़ा चीज जो चल रही है, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा स्टेट है विक्टोरिया। विक्टोरिया स्टेट ने चीन के साथ समझौता किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि वहां की केंद्र सरकार नहीं चाहती। तो मतलब चीन जो है वह ऑस्ट्रेलिया के घर में स्टेट्स को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया उस चीज को सहन नहीं करेगा, चाहे उसको आर्थिक दृष्टि से नुकसान ही क्यों ना होता हो। दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन में भी वही हो रहा है। यूरोपियन यूनियन से चाइना बात नहीं करता है, लेकिन उसने एक नई बात करी है कि 1+17 का प्लेटफॉर्म, जिसमें यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी जितनी भी ज्यादातर कंट्री जो सेंट्रल यूरोप की और ईस्ट यूरोप की है वह प्लस चाइना, ये आपस में साथ काम करेंगे। और EU के अधिकारियों से शी जिनपिंग बात नहीं करते, शी जिनपिंग बात करते हैं इंडिविजुअल कंट्री के इंडिविजुअल नेताओं से। तो वहां पर भी यूनियन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को भारत की जरूरत है और भारत ही शक्ति रहेगा एशिया पैसिफिक, जिसको पहले कहते थे इंडो पैसिफिक, जो है अब दुनिया इसको अब इंडो पैसिफिक कहती है। भारत से लेके अमेरिका तक की जो सीमाएं हैं समुद्र की, जिसमें जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आता है, इंडोनेशिया मलेशिया भी आता है, उस पर शक्ति का कोई केंद्र होगा तो भारत होगा। देखते हैं, और हर चीज को हम नजर बनाए रखे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो भी नए डेवलपमेंट होंगे मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा। आपसे फिर विनती करता हूं कि मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।